आज स्टूडेंट्स यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे आज। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि कोई भी क्लोज सरफेस हमारे पास है, चाहे वो रियल हो, आर्बिट्रेरी हो, इमेजिनरी हो, कैसी भी सरफेस में क्लोज होनी चाहिए, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा कि जो क्लोज गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस इसलिए कह रहे हैं बिकॉज आप उस पर गॉस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। तो जो क्लोज गॉसियन सरफेस है उसके अंदर जितने भी चार्जेस इंक्लोज हैं, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, उनके एल्जेब्रिक सम का 1/ε0 टाइम्स होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि φE टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है किसी भी क्लोज सरफेस से, तो अगर उसके अंदर जो एनक्लोज चार्जेस हैं, अगर उनका एल्जेब्रिक सम जो है वो सिग्मा क्यू है, तो वो होगा 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ क्यू, सिग्मा क्यू। इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। देखिए मैंने बताया आप लोगों को कि अगर आपके पास, हम बात कर रहे हैं इसके स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट ये है कि अगर हम बात करें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो φE इससे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे निकालते हैं टोटल फ्लक्स? आप जानते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड अगर है हमारे पास, चाहे यूनिफॉर्म चाहे नॉन यूनिफॉर्म चाहे यूनिफॉर्म फील्ड हो, अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप क्या करते हो कि E.ds ये आप करते हैं, इससे बहुत स्मॉल सेगमेंट से पास होने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आता है। और क्लोज सरफेस, अगर है क्लोज सरफेस का सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, और ये होगा इक्वल्स टू 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाई समेशन of all the enclosed charges enclosed by closed Gaussian surface। तो ये इसका स्टेटमेंट है। आप देखिए इसका प्रूफ इस तरह से होगा। हम ये मानेंगे कि आपके पास किसी भी आर्बिट्रेरी शेप की ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है S, और इस क्लोज सरफेस S में हम ये मानेंगे कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये पॉइंट है O, और यहाँ पर सपोज एक चार्ज है Q, ये इनक्लोज्ड है। तो यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेंगी, और आप अगर प्रॉपर इसकी से ड्रॉ करेंगे तो ये फील्ड लाइंस होंगी, फ्लक्स लाइंस होंगी। मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि भाई ये फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस डायरेक्शन में चल रही है। यहाँ पर आप देखिए कि इस सरफेस को, क्लोज सरफेस को पॉइंट P से यहाँ से बाहर निकलती है। पॉइंट P पर अगर मैं एक बहुत ही स्मॉल सेगमेंट लूँ, एरिया का सेगमेंट, तो आप देखेंगे कि जो एरिया का सेगमेंट मैंने लिया है इसकी डायरेक्शन होगी ds वेक्टर, नॉर्मली आउटवर्ड, इस सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में ये होगा ds वेक्टर। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ds इट विल बी थीटा। तो आप देखेंगे कि जो स्मॉल सरफेस एरिया ds से पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसकी वैल्यू हम d φE फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। और अगर इस स्मॉल एरिया सेगमेंट को अगर मैं पॉइंट O से ज्वाइन करूंगा, इस पॉइंट O से इसकी बाउंड्री से ज्वाइन कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि जो ये एंगल बनेगा यहाँ पर सॉलिड एंगल, ये होगा d ओमेगा। इस पॉइंट O की लोकेशन पर जो ये बहुत ज़रा सा एक सॉलिड एंगल बन रहा है, ये बन रहा है d ओमेगा। तो आप देखिए कि इसको प्रूव करने के लिए पहले मुझे यहाँ से टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए मुझे ज़रा से सेगमेंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है d φE। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया सेगमेंट ds, तो कितना फ्लक्स निकलेगा? देखिए d φE इज इक्वल टू होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, तो हो जाएगा E ds cos थीटा, ये हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, पॉइंट चार्ज रखा है यहाँ पर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, कितनी होगी? आप लिखेंगे कि बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, तो वो होगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये भी पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, पुट दिस वैल्यू इन 1 वी गेट, जब पुट करेंगे यहाँ पर तो आएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई की जगह हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू डीएस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये बहुत ज़रा से सेगमेंट से निकल के आया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर टोटल सरफेस से निकालना है, क्लोज सरफेस से निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहे होंगे इन सबको ऐड करना पड़ेगा। या आप कह सकते हैं कि क्लोज सरफेस पर अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। आप लिखेंगे हेंस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड गॉसियन सरफेस S, गॉसियन सरफेस S। तो आप देखेंगे कि फाई ई जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन होगा क्लोज सरफेस डी फाई ई, आप वैल्यू पुट कर देंगे इंटीग्रेशन होगा क्लोज सरफेस S 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर डीएस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से कि फाई ई इसमें क्यू कांस्टेंट है और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट, आर की वैल्यू चेंज होगी हर जगह, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो आप देखेंगे कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस S अंदर बचेगा ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये होता है सॉलिड एंगल, ये हो जाएगा डी ओमेगा। बट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल, बट फ्रॉम द definition of solid angle की ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये होगा डी ओमेगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस S एंड यहाँ पर डी ओमेगा आ जाएगा। अब आप देखो कि डी ओमेगा तक अगर आप जितने भी सॉलिड एंगल इन सबको ऐड कर दोगे तो आपको कल बताया था मैंने कि किसी भी पॉइंट पर जो टोटल सॉलिड एंगल बनता है स्पेस में, यानी पॉइंट ये है चारों तरफ से क्लोज सरफेस है, तो इस पर टोटल बनेगा सॉलिड एंगल कितना होता है 4 पाई। क्या हम लोग प्रूव कर चुके हैं इस बात को। तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो फाई ई बचेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। इतना ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप देखिए कि क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही चार्ज था, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है ये आया फाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। अब मान लीजिए कि हमारे पास आप देखिए नोट पे मैं समझाऊं आप लोगों को, नोट में समझाएं इस बात को कि अगर केवल एक चार्ज क्लोज नहीं है, बहुत सारे चार्जेस हैं इसके अंदर। सपोज एक चार्ज है प्लस का Q1, एक है माइनस का Q2, एक है प्लस का Q3 एंड सो ऑन। ऐसे ही मान लो कि Qn चार्जेस इसके अंदर हैं, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर है। ये Q1 है प्लस का, ये है माइनस का Q2, ये है प्लस का Q3, ये है मान लो कि प्लस का Qn, ऐसे चार्जेस हैं। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, ये मान लो होगा फाई 1, इसके से निकलेगा ये होगा फाई 2, इसके से निकलेगा ये होगा फाई 3, इसके से निकलेगा ये होगा फाई n। तो टोटल फ्लक्स निकालोगे, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आपको इन सब का समेशन करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि अगर आपको फाई 1 निकालना है इस चार्ज की वजह से, तो वी गेट फ्रॉम A फ्रॉम A। तो आप देखेंगे फाई 1 जो होगा
ये होगा 1/ε0 इनटू चार्ज Q1, phi 2 कितना होगा 1/ε0 और चार्ज माइनस Q2। आप देखिएगा मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से बाहर निकलता है तो जो हमारे पास आउटगोइंग फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है और यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स अंदर एंटर कर रही होंगी तो वो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ हम साइन लेते हैं माइनस Q2 अगर लिया है तो ये माइनस का आएगा। ऐसे ही जो phi 3 आएगा ये आएगा 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाई प्लस Q3, ऐसे आप चलते जाएंगे तो आएगा phi n इजिकल टू 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाई प्लस Qn, ये आएंगे। आप देखिए जितने भी फ्लक्स निकल रहे हैं अलग चार्जेस की वजह से अगर इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ जाएगा। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स आएगा phi e इजिकल टू 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाई ये आएगा प्लस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3 अप टू प्लस Qn, ये निकल के आएगा। इसका मतलब phi e इजिकल टू 1/ε0 और आप देखिए समेशन ऑफ ऑल द एनक्लोज्ड चार्जेस, ये प्रूफ हुआ है, ये हमने प्रूफ कर दिया। एक देखिए हमारे पास एक और खास बात की, एक और नोट भी है। वो नोट ये है कि हम मान लें कि भाई अगर ये एक क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है और अगर चार्ज ये मान लेते हैं कि इसके अंदर नहीं रखा हुआ है बल्कि चार्ज रखा है, ये रखा है चार्ज, सपोज ये चार्ज है प्लस, तो क्या अब इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा? लग तो ऐसा है कि पास होगा। आप देखिए ये फ्लक्स ये जा रहा है, ये फ्लक्स लाइंस चार्ज से निकल रही है, ये जा रही है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फ्लक्स पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम यहाँ पर से देखें तो समेशन Q ओवर 0 होगा, इसके अंदर एनक्लोज चार्ज नहीं है तो phi इसके अकॉर्डिंग 0 आ रहा है। तो आप देखिए ये सही बात, गॉस थ्योरम से जो भी रिजल्ट निकल के आते हैं वो गलत नहीं होते। अगर जो चार्ज है वो सरफेस से बाहर है, क्लोज सरफेस से बाहर है, तो टोटल फ्लक्स 0 होना चाहिए। तो आप देखिए ऐसा इसलिए होगा कि आप देखिए कि इस वाले पोर्शन से जितना फ्लक्स 1 2 3 4 जितना फ्लक्स इसके अंदर एंटर कर रहा है, एंटर का फ्लक्स होता है माइनस का फ्लक्स होता है, माइनस का phi e। आप देखिए उतने ही फ्लक्स, आप देखिए इस पोर्शन से उतनी फ्लक्स बाहर निकल रहा है 1 2 3 4, तो ये फ्लक्स उतनी बाहर निकल रहा है। जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा phi टोटल वो होगा माइनस phi e जो यहाँ से एंटर कर रहा है और जो बाहर निकल रहा है ये प्लस phi e, तो टोटल कितना जाएगा 0। आप देखिए कि अगर कोई भी चार्ज जो है वो सरफेस के अंदर नहीं है, बाहर है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस अगर 0 है तो उससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी 0 ही होगा। उसके बाद हम लोग गॉस थ्योरम को कूलॉम्स लॉ से प्रूव कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन मान लिया जाता है कि ऑब्टेन गॉस थ्योरम फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, तो भी आप प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक जो सरफेस है अगर वो एक स्फेरिकल सरफेस है और जो चार्ज है उसको सेंटर पर रखा हुआ है, तो भी हम लोग गॉस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो आप देखिए कैसे करेंगे, एक ही आंसर एक ही और दोनों क्वेश्चन का कहीं पर लिखा हुआ हो, आर्टिकल पूछा जाए आपसे कि गॉस थ्योरम फ्रॉम कूलॉम्स लॉ या प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम फॉर क्लोज्ड spherical Gaussian surface when point charge is placed at its center, तो भी हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए दोनों का जो प्रूफ होगा या दोनों जो आंसर होगा वो एक ही होगा। आप ये मानिए कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास ये एक चार्ज है, यह है चार्ज और ये चार्ज है सपोज कैपिटल Q, और मुझे ये देखना है कि कूलॉम्स लॉ से मैं
गॉस थ्योरम को प्रूव कर दो। तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा कि यहां से r डिस्टेंस पर मैं एक पॉइंट मानूंगा, ये अगर सेंटर है O, ये O पॉइंट है, तो ये पॉइंट P में मानूंगा, और यहाँ पर एक टेस्ट रखूंगा प्लस P नॉट। जब एक टेस्ट रखूंगा प्लस P नॉट, तो आप देखिए प्लस P जो है प्लस P नॉट को रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो एक फोर्स रहेगा उसके बीच, ये रहेगा फोर्स, ये फोर्स रहेगा। आप जानते हैं कि फ्रॉम कूलॉम्स लॉ की बात कर रहे हैं, F = 1/4πε0 Q × Q0/r², ये होता है फोर्स। आप जानते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड E = होती है F/Q0। जब हम लोग Q0 से डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, अब ये इसका आंसर देने के लिए हम लोग ये मानेंगे कि अगर ये सेंटर है और यहाँ से लेके ये देखिए डिस्टेंस जो r है वो रेडियस है, उसको मानकर हम लोग एक स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्लोज्ड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस S ये ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप देखिए प्रूव कर सकते हो बातों को। अब आपको मैंने बताया कि फ्रॉम कूलॉम्स लॉ जो फोर्स लग रहा है F = 1/4πε0 Q × Q0/r², ये हो जाएगा फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P आप लिखेंगे कि हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, तो वो भी E = F/Q0, तो 1/Q0 और F की वैल्यू कर देंगे 1/4πε0 Q × Q0/r², Q0 से Q0 कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड E = 1/4πε0 Q/r², ये इक्वेशन नंबर 2। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और खास बात मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड खाली इसी पॉइंट पर नहीं होगी, जो स्फीयर है उसके किसी भी पॉइंट पर होगी। स्फीयर की सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी होगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम और सेंटर पर खाली चार्ज, इसलिए हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी। अब हम ये काम करेंगे कि यहाँ पर एक बहुत ज़रा सा एरिया सेगमेंट लेंगे। ये लेंगे एरिया सेगमेंट, जो एरिया सेगमेंट है उसका एरिया वेक्टर लेंगे ds वेक्टर, जो इसी डायरेक्शन में होगा, ये होगा ds वेक्टर। और जब ds वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा तो n लिखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जो एरिया वेक्टर है उसको n लिखना होगा, वो एंगल होगा 0। तो मान लीजिए कि इस जरा से सेगमेंट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा वो निकलेगा d phi e। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप d phi e निकाल सकते हैं। आप निकालेंगे, आप लिखेंगे कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ds, तो हो जाएगा कि d phi e = E डॉट ds। आप देख रहे हैं E और ds एक डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा E ds cos 0 1 होता है, तो E के इनपुट कर देंगे यहाँ से 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q अपॉन r² इंटू ds, और cos 0 होता है 1 किया जाएगा। अब अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस स्फेरिकल सरफेस से पास होने वाला, तो आप लोग क्लोज सरफेस के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। आप लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग ओवर क्लोज सरफेस S 1/4πε0 Q अपॉन r² ds। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल
गॉसियन सरफेस। ये आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, आप देखिए कि ये पूरा कांस्टेंट है, यानी कि 1/4 के ऊपर आर स्क्वायर सब चीज कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट? क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम तो ही है, 1/4 कांस्टेंट होता ही। चार्ज रखा है सेंटर में, सिमेट्रिकली सेंटर पर रखा हुआ है, तो वो बाहर निकल के आ जाएगा। और डिस्टेंस भी हर पॉइंट तक की आर होगी, इसलिए यहाँ से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा बाहर इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन ओवर ग्लोब सरफेस एस ds ये बचेगा। अब अगर हम लोग जितने भी एरिया सेगमेंट हैं इन सबको ऐड कर देंगे तो इस स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आप लिखेंगे इसको कि पाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और बटे 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से कैंसिल, तो पाई ई इज इक्वल टू बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। और आप जानते हैं यही गॉस थ्योरम है। तो हम लोगों ने इस केस में या तो कूलम्ब्स लॉ से गॉस थ्योरम को प्रूव कर दिया है, या फिर हम लोगों ने जो गॉस थ्योरम है उसको प्रूव कर दिया है किसी ऐसे स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस के लिए जिसके सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है। आज के वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।